सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज पखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में सामान्य जानकारी स्वास्थ्य के बारे में जाना, ठीक है। इससे पहले वाले अध्याय में जब हम अध्याय 8 पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उसमें भी हमने स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से जाना था, स्वास्थ्य के नियमों के बारे में जाना। आज हम जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। इसमें एक टॉपिक है पूर्ववेधन। पूर्ववेधन, अमीनोसेंटेसिस। पूर्ववेधन यह जो है लिंग जांच परीक्षण करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि लिंग जांच परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। मानव में जब अनेक प्रकार के जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत देखा गया कि जनन में बहुत सारे विकार उत्पन्न होने लगे, आनुवंशिक विकार आने लगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार स्थानांतरित होने लगा। यानी कि अगर मानव के गुणसूत्र में विकार हो गया, गुणसूत्र में विकार जो उत्पन्न होने लगा, इस गुणसूत्र विकार को समाप्त करने को, नष्ट करने की या इसका इलाज करने का किसी प्रकार से कोई बेहतर तरीका जब नहीं पाया गया, तब एक प्रक्रिया खोजा गया पूर्ववेधन। पूर्ववेधन प्रक्रिया को इसलिए सिर्फ प्रारंभ किया गया जिससे कि गुणसूत्रीय विकार को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होकर के किसी प्रकार से जनक से संतति में न जाए, ठीक है। तो इसके लिए जब युग्मनज का निर्माण हुआ, नर तथा मादा दोनों का युग्मक मिलकर के युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण में ही गुणसूत्रों में परिवर्तित किया जाता है। जिन भी गुणसूत्रीय विकार होते हैं, जिनमें भी जिस प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है, चाहे गुणसूत्र की अधिकता हो चाहे गुणसूत्र की कमी हो, उन्हें उस प्रकार से भ्रूण में ही गुणसूत्र के विकार को सही किया जाता है। इसके लिए ही पूर्ववेधन प्रक्रिया यानी लिंग जांच परीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह तकनीक के माध्यम से सभी प्रकार के जितने भी गुणसूत्रीय विकार थे उन विकारों को समाप्त किया जाने लगा। कब? भ्रूण में ही। लेकिन इसका धीरे धीरे इसका दुरुपयोग होने लगा, यानी कि नाजायज फायदा उठाया जाने लगा। कैसे? लिंग जांच परीक्षण के अंतर्गत भ्रूण हत्याएं जो आप देख रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, सिर्फ और सिर्फ पूर्ववेधन प्रक्रिया के द्वारा ही होने लगा। पूर्ववेधन प्रक्रिया इसमें एक सहायक माध्यम के रूप में कार्य करने लगा। कैसे? जिस तरीके से लिंग जांच परीक्षण किया जाने लगा पूर्ववेधन की सहायता से, ठीक है। जैसे ही लिंग जांच परीक्षण किया गया, उसमें अगर लिंग में स्त्री लिंग जैसे आ जाती है, यानी बालिका जो होती है, उसे क्या किया जाता है? भ्रूण हत्या यानी भ्रूण में ही समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए सरकार के द्वारा पूर्ववेधन यानी कि लिंग जांच परीक्षण में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यह जांच कराया जाए कि वह लड़का है या लड़की। लिंग जांच परीक्षण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो भी निजी या सरकारी अस्पताल में आप देखेंगे कि यह पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्ववेधन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्रीय विकार को समाप्त करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार को समाप्त करने के लिए पूर्ववेधन की प्रक्रिया संचालित की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंख्या। कल हमने बताया था जन्म दर तथा मृत्यु दर के बारे में। जैसे जैसे ही जन्म दर बढ़ेगा जनसंख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि होने से हमें कौन कौन से हानियां हो सकती हैं? जनसंख्या वृद्धि से हानि, जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन से हानि हो सकती है? जनसंख्या वृद्धि से हानि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि से सबसे पहला हानि तो हमारी जो मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं हैं उनमें कमी आएगी। पृथ्वी, मिट्टी, ये सभी एक सीमित हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के 1/4 भाग पर ही भूमि है, बाकी के 1/3 भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है। उसी 1/4 भाग में पूरा का पूरा पृथ्वी यानी कि पूरा का पूरा विश्व समाया हुआ है, ठीक है। तो वह एक निश्चित है, वह नियंत्रित है। तो हम करते क्या है, अगर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम उसका दोहन करेंगे, सब चीज का दोहन करेंगे। इसके बारे में हमने कल बताया था, ठीक है।
जनसंख्या वृद्धि पर से नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण किस तरीके से किया जा सकता है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या से होने वाले हानियों को आप भाग 1 में अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने उसमें आपको अच्छे से बता दिया है कि कौन कौन से हानियां हो सकती हैं जनसंख्या वृद्धि से। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षित करके, यानी जो जितना शिक्षित होगा वो उतना ही जागरूक होगा, उतने ही समाज में अपने भौतिक मूलभूत आवश्यकताओं को, अपने परिवेश में होने वाले सभी आवश्यकताओं को वह आसानी से समझेगा और वह जानेगा कि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां हो सकती हैं। इस तरीके से अगर हम सभी को शिक्षित करें तो जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम में जो 2 से 3 से 4 से 5 से बहुत ज्यादा विवाह हो जाते हैं, उसकी कोई संख्या सीमित नहीं होती है, तो उन विवाहों को रोकने से, यानी जो 2 विवाह या 2 से अधिक विवाह जो हो रहे हैं, उन विवाहों को रोकने से भी क्या हो सकता है? जनसंख्या पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। एक विवाह करेंगे तो संतान कम होंगे। ठीक है, सरकार के द्वारा चलाए गए बहुत सारे स्लोगन, जैसे बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, इन स्लोगनों पर अमल करने से, जैसे हम अमल कब करेंगे? जब हम शिक्षित होंगे। ठीक है, बाल विवाह रोकने से, बाल विवाह जो होता है उनको रोकने से भी हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।